नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं खेल की दुनिया के एक बहुत ही जरूरी टूल के बारे में जो हर बड़ी स्टडी की जान होता है, सैम्पलिंग। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये समझने की कला है कि एक जीतने वाली टीम या कह लीजिए एक कामयाब स्टडी कैसे चुनी जाती है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि देश के हर एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर के परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना हो, ये तो हजारों में होंगे। इन सब पर एक साथ स्टडी करना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? और सच कहूं तो ये लगभग नामुमकिन है भी। किसी भी रिसर्च में, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो या किसी और चीज की, टाइम, पैसा और रिसोर्सेज ये सब हमेशा लिमिटेड होते हैं। पूरी की पूरी आबादी, मतलब हर एक खिलाड़ी पर स्टडी करना प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है। तो रिसर्चर्स इस चैलेंज से निपटते कैसे हैं? इसका जवाब है सैम्पलिंग। समझिए, ये एक तरह का स्मार्ट शॉर्टकट है। पूरी आबादी पर स्टडी करने के बजाय रिसर्चर्स एक छोटा मैनेजेबल ग्रुप चुनते हैं जिसे सैंपल कहते हैं। आइडिया यह है कि अगर सैंपल को सही तरीके से चुना गया तो वो पूरी आबादी को एकदम सटीक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो सैंपल चुनने के दो मेन तरीके हैं। आप इन्हें दो प्लेबुक भी कह सकते हैं। जो पहली प्लेबुक है वो पूरी तरह से फेयरनेस यानी निष्पक्षता पर आधारित है। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जहां हर किसी को टीम में चुने जाने का बराबर मौका मिलता है। और इस प्लेबुक का सबसे बड़ा नियम यही है। ये बिल्कुल एक लॉटरी जैसा है। हर टिकट के जीतने का चांस बराबर होता है। इस अप्रोच में आबादी के हर एक एथलीट को सैंपल में शामिल होने का एक बराबर और पता हुआ मौका मिलता है, जिससे किसी भी तरह के पक्षपात या बायस की गुंजाइश कम हो जाती है। इस प्लेबुक की सबसे सीधी साधी टेक्निक है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये सिंपल है और पूरी तरह से रैंडम। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी टोप में से नाम निकाले जा रहे हों। हर किसी का नाम अंदर है और हर किसी के चुने जाने का चांस एकदम बराबर है। स्पोर्ट्स की दुनिया में ये एक लॉटरी ड्राफ्ट जैसा हुआ। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बहुत फेयर है, लेकिन इसमें एक पेच है। इसके लिए पूरी आबादी की एक कंप्लीट लिस्ट चाहिए होती है, जो मिलना हमेशा आसान नहीं होता। अगली टेक्निक थोड़ी और कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक है। इसे स्तरीकृत या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहा जाता है। यहां यह पक्का किया जाता है कि हमारी टीम में हर तरह के खिलाड़ी शामिल हों। यहां पर रिसर्चर क्या करते हैं कि पहले पूरी आबादी को छोटे छोटे जरूरी ग्रुप्स में बांट देते हैं। मान लीजिए इंडियन प्रीमियर लीग के सभी क्रिकेटर्स की फिटनेस पर स्टडी करनी है, तो उन्हें ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, जैसे बैट्समैन, बॉलर्स और ऑलराउंडर्स। फिर हर ग्रुप में से रैंडम तरीके से कुछ खिलाड़ी चुन लिए जाते हैं। इससे यह पक्का हो जाता है कि स्टडी में हर तरह के खिलाड़ी मौजूद हैं। हाँ, ये तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत सटीक होते हैं, खासकर तब जब अलग अलग ग्रुप्स की तुलना करनी। हमारी पहली प्लेबुक की जो आखिरी टेक्निक है वो है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। जैसा कि यहां दिख रहा है, ये 3 आसान से स्टेप्स में काम करती है। पहला स्टेप, पूरी आबादी की एक लिस्ट बना लीजिए। मान लीजिए देश के सभी रजिस्टर्ड फुटबॉल कोच की। दूसरा स्टेप, लिस्ट में कहीं से भी रैंडमली शुरू कीजिए, मान लीजिए 15वें नाम से। और तीसरा स्टेप, वहां से एक फिक्स्ड इंटरवल पर हर व्यक्ति को चुनते जाइए, जैसे कि हर 20वें कोच को। यह तरीका सिंपल रैंडम सैंपलिंग से तेज हो सकता है, लेकिन अगर लिस्ट में कोई छिपा हुआ पैटर्न हुआ ना, तो थोड़ा रिस्क रहता है। चलिए अब आते हैं हमारी दूसरी प्लेबुक पर, यानी रणनीतिक चयन। इसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहा जाता है। यहां फेयरनेस मेन मकसद नहीं है। यहां मकसद होता है एक खास काम के लिए सही लोगों को चुनना, बिल्कुल एक स्काउट की तरह जो किसी खास रोल के लिए टैलेंट खोज रहा हो। इस तरीके में सबसे बड़ा फर्क यह है कि सिलेक्शन रैंडम नहीं होता। रिसर्चर जानबूझकर कुछ लोगों को चुनता है क्योंकि वो स्टडी के लिए फिट बैठते हैं। हर किसी को चुने जाने का मौका नहीं मिलता। सब कुछ मकसद पर निर्भर करता है। इस प्लेबुक की जो सबसे आम टेक्निक है वो है सुविधा सैंपलिंग या कन्वीनियंस सैंपलिंग। और जैसा नाम से ही जाहिर है, ये पूरी तरह सुविधा पर ही आधारित है। इसमें रिसर्चर बस उन लोगों को चुन लेते हैं जो आसानी से मिल जाते हैं। जैसे कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, अपनी स्टडी के लिए अपने ही डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को ले ले। ये आसान और सस्ता तो है, पर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बायस यानी पूर्वाग्रह का बहुत ज्यादा खतरा। क्या ये स्टूडेंट्स देश के सभी एथलीट्स को सही से रिप्रेजेंट करते हैं? शायद नहीं। इसलिए इसके नतीजों को पूरी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। अगली टेक्निक बहुत ज्यादा फोकस्ड है। इसे कहते हैं उद्देश्यपूर्ण या पर्पसिव सैंपलिंग। यहां सिलेक्शन का एक बहुत ही खास मकसद होता है। सोचकर देखिए,
कोई रिसर्चर ये जानना चाहता है कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट तीरंदाज प्रेशर में कैसे शांत रहते हैं, तो इस केस में वो जानबूझकर सिर्फ उन्हीं तीरंदाजों को चुनेंगे जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता है। ये किसी खास टॉपिक पर गहराई से जानने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि सिलेक्शन रिसर्चर के फैसले पर होता है, ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है। तो अब हमारे पास 2 प्लेबुक है, एक फेयर प्ले के लिए और दूसरी स्ट्रेटेजिक पिक के लिए। सवाल ये उठता है कि भाई कौन सी बेहतर है। चलिए जरा इनकी तुलना करके देखते हैं। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, हर टेक्निक के अपने फायदे नुकसान हैं। रैंडम और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में बायस कम होता है और रिप्रेजेंटेशन ज्यादा, तो ये बड़े जनरल स्टडीज के लिए बेस्ट हैं। अगर ये पता करना हो कि पूरे देश के युवा एथलीट क्या खाते हैं, तो इनमें से कोई एक तरीका चुना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग फटाफट हो जाती है, लेकिन उसमें बायस का खतरा ज्यादा है, इसलिए ये शुरुआती टेस्ट वगैरह के लिए ठीक है। और पर्पसिव सैम्पलिंग ये तब काम आती है जब किसी खास ग्रुप पर फोकस करना हो, जैसे मैराथन के टॉप रनर्स। तो सबसे अच्छा मेथड खेल पर डिपेंड करता है, यानी रिसर्च के मकसद पर। और यही है सबसे जरूरी बात, कोई एक सैम्पलिंग मेथड हर सिचुएशन के लिए बेस्ट नहीं होता। एक रिसर्चर को अपनी रिसर्च के लक्ष्य को देखकर सबसे सही स्ट्रैटेजी चुननी पड़ती है। अगर मकसद पूरी एथलीट आबादी के बारे में एक जनरल नतीजा निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बेस्ट है। अगर मकसद किसी खास ग्रुप को गहराई से समझना है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ज्यादा काम आ सकती है। तो आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? भाई बात यह है कि सही सैम्पलिंग मेथड चुनना कोई सिर्फ किताबी बात नहीं है। यही वो चीज है जो रिसर्च के नतीजों को भरोसेमंद और दमदार बनाती है। इससे ये पक्का होता है कि एथलीटों को सही तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, टाइम और पैसे जैसे जरूरी रिसोर्स बचते हैं, और इससे वो पावरफुल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मुमकिन हो पाता है जो हमें स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के बारे में असली और गहरी जानकारी देता है। तो अगली बार जब भी कोई स्पोर्ट्स स्टडी या परफॉर्मेंस के बारे में कोई हेडलाइन सामने आए, तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा। क्या मन में ये सवाल आएगा कि उन्होंने अपनी स्टडी के लिए एथलीटों को कैसे चुना? क्योंकि अब ये बात साफ है कि सही टीम चुनना ही अक्सर जीत और हार का फैसला कर सकता है।